हमारे पास बच्चा अब जो चैप्टर है वो है मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है उसी का फर्दर सेकंड पार्ट है, एक यूनिट का ही सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास मैग्नेट्स, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना याद रखो, जिस भी बच्चे को इलेक्ट्रोस्टैट्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स की पहली डेरिवेशंस आती हैं, याद है वो वाली जो डाइपोल वाली है ना, फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द डाइपोल ऑफ, है ना, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला हम लगा रहे थे। इसी तरह की सारी डेरिवेशन मैग्नेटिज्म में आ जाएंगी। ठीक है, अब उन डेरिवेशंस तक पहुंचने से पहले एक बार हम मैग्नेटिज्म के फिनोमेना को डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिज्म पता है बच्चे सबको था क्या, है ना, इट इज द फिनोमेना, या हम मैग्नेट को जब बताते हैं कि मैग्नेट क्या होता है हमारे पास, एक सेकंड, फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल टुवर्ड्स और ओर्स वाज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। यही था हमारे पास, है ना। ये वाज कॉल्ड में क्या है, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि पहले इस चीज को कह रहे थे, अभी भी वैसे कहते तो इसी को है। मैग्नेटिज्म क्या कहते हैं, एक मैग्नेट किसी चीज को तब कहेंगे जिस टाइम पे आयरन फिलिंग्स को, निकल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिज्म आ गया है। द आयरन ओर शोइंग दिस इफेक्ट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स। अब नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या है, कुछ मैग्नेट्स हैं अंडर प्रेशर हम खुद क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं, कुछ मैग्नेट्स होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं। वो नेचुरल मैग्नेट्स हमारे पास मेनली क्या है, वो आयरन ओर, जो कि किसी भी दूसरे आयरन को या फिर निकल को, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। डन। अब बार मैग्नेट के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पता है हमें। नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, और अंदर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ये कॉन्टिन्यूअस लूप बनाती होती हैं, पता है। जब हम मैग्नेट के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस यही, मेजर डिफरेंस यही होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, वो लूप कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाती। वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस कर्व जरूर बनाएंगे लेकिन एक लूप कवर नहीं करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी फील्ड लाइंस नहीं होंगी। लेकिन इसमें नॉर्थ से निकलेंगे फील्ड लाइन, साउथ को अप्रोच करेंगी, लेकिन जैसे ही मैग्नेट के अंदर पहुंचे तो साउथ टू नॉर्थ बना के ये कॉन्टिन्यूअस लूप क्रिएट कर लेते हैं। डन है। बाकी सारी कहानियां सेम, जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज होंगी वहां पर फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग रहेगी, जहां दूर है फील्ड लाइंस वहां उसकी इंटेंसिटी वीक रहेगी। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एवरी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सेम प्रॉपर्टीज है बिल्कुल वही। अब इसके बाद हमारे पास, जब मैंने अभी तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट की रेफरेंस के लिए बोला, देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने बात करी थी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इन दो चार्जेस को अगर हम किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, लेट अस अज्यूम ये डिस्टेंस r था, तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट ने क्या कहा था, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें प्लस माइनस ना लिख के अगर मैं q1 q2 भी लिख लेता तो भी सेम बात ही थी, है ना। तो इसमें अभी जब तक हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता रहे हैं तो हम तब तक ये नहीं बता सकते कि फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। दोनों पॉजिटिव है रिपल्सिव होगी, दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगी, है ना। लेकिन जो फोर्स था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा ही कुछ था। अब हम यहां पर मैग्नेटिज्म में क्या करेंगे, हम मैग्नेटिज्म में मानते हैं कि अगर, पहली बात तो देखो यहां यूनिपोलर मैग्नेट अज्यूम कर रहे हैं, जैसे वहां पे यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हम जगह जगह पे ले रहे थे, यहां पर हम जहां पर भी मुझे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो मैं वहां के लिए क्या मानूंगा, यूनिपोलर मैग्नेट। यूनिपोलर मैग्नेट सच में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू क्रिएट अ मैग्नेट विद सिंगल पोल। हमें पता है बड़े से बड़ा मैग्नेट है, उसके जितने मर्जी छोटे छोटे टुकड़े कर दो, हर बार वो डाइपोल डाइपोल में टूटेगा, हर बार नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बनेंगे ही बनेंगे। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ करूं। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल ये समझो, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक लूप है, करंट कैरिंग कंडक्टर में मान लो करंट ऐसे घूम रही है, तो अगर करंट ऐसे घूम रही है मेरी तरफ से, ये कैसा घूम रही है, क्लॉकवाइज, तुम्हारे लिए क्या दिख रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो जब क्लॉकवाइज घूमती है तो क्या बनता है, साउथ पोल। तो यहां मेरी तरफ यही लूप साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा लेकिन तुम्हारी तरफ नॉर्थ पोल की तरह करेगा। तो मतलब हम अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की हेल्प से भी करें तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सिंगल पोल क्रिएट करूंगा। लेकिन हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं कि मान लो किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और किसी मैग्नेट का साउथ पोल इधर है, तो ये यूनिपोलर्स नहीं है, बेसिकली एक पूरे मैग्नेट का एक हिस्सा नॉर्थ
पूरे मैग्नेट का एक हिस्सा साउथ हम इस तरीके से ट्रीट करें। इनकी अपनी कोई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, जैसे चार्जेस की स्ट्रेंथ होती है, चार्ज की वैल्यू होती है, ऐसे ही इन मैग्नेट्स की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एंड द फोर्स बिटवीन दीज टू मैग्नेटिक poles is directly proportional to magnetic pole strength M1 M2। जो यहां पर इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है वो M1 मान ली, इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लो M2 मान ली। अब फिर वही अगर मैं नॉर्थ साउथ लिख देता हूं तो मुझे पता है अट्रैक्टिव फोर्स होगी, नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो रिपल्सिव, साउथ साउथ होंगे तो रिपल्सिव। अपने को ये पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सीधा सा उससे मैं नेचर बता सकता हूँ। और इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, नेचर ऑफ फोर्स मतलब अट्रैक्टिव रहेगी या रिपल्सिव। और अगर इनके बीच में मान लो मैंने डिस्टेंस r ही रखा है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। बिल्कुल सेम कहानी है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ? कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैट था तो हमने फॉर्मूला k की वैल्यू क्या निकाली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे k की जगह? म्यू नॉट बाय 4 पाई। कोई दिक्कत? सिंपल है ना? इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये जो हमने अभी वैल्यू निकाली है, ये फॉर्मूला जो डिराइव किया, ये क्या होता है? कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है इसकी वैल्यू अपने को पता है 10⁻⁻⁷ जो होती थी। लेकिन अगर सीजीएस होगा तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई नहीं डलेगा। सीजीएस में यहाँ पर जो के को मैंने रिप्लेस किया है उस के की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट होती है। एमकेएस के अंदर सिर्फ म्यू नॉट बाय 4 पाई सब्सटीट्यूट होता है। सीजीएस की वैल्यूज अगर मैं फोर्स को डाइन में निकालना चाहता हूं तो मेरे पास जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर्स में रहेगा, उस वक्त ये के की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट होगी। ध्यान रहेगा ये। डन। इसके बाद व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन अ freely with the help of a thread it comes to rest along the north south direction। ये पता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ना शुरू किया था भाई। किसी मैग्नेट को अगर हवा में लटका दोगे तो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन कर ले। पता है ये वाला पार्ट। फिर हमारे पास यहां आता है a straight line joining north south pole of a freely suspended magnet represents north south direction। इसमें हमने क्या बात करी? ये जो नॉर्थ साउथ पोल दिख रहा है, ये साउथ और ये नॉर्थ, इनके बीच में जो एक ये लाइन है जो इन्हें अटैच कर रही है, जो जोड़ रही है, ये हमारे पास बच्चा सीधी सी लाइन क्या है? ये लाइन जो है हमारे पास, ये नॉर्थ साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन के नाम से ही मतलब हम इसे जानेंगे अभी। इट रिप्रेजेंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ पोल्स को जोड़ रही है, एक सिंपल लाइन है। और एक वर्टिकल प्लेन, ये क्या है? एक इमेजिनरी प्लेन की हम बात कर रहे हैं। कैसे? अगर मेरे पास मान लो एक मैग्नेट ऐसे लटका हुआ है तो यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, ये नॉर्थ साउथ लाइन बन गई थी हमारी जो इन दोनों पोल्स को जोड़ रही थी। अब इसके अंदर एक वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन जो इसके बिल्कुल सामने की तरफ है, ऐसे करके, मतलब समझ रहे हो? ऐसे रेक्टेंगल, एक वर्टिकल प्लेन जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? इट पी क्यू पासिस थ्रू नॉर्थ साउथ। A vertical plane PQ passes through north-south line of a freely suspended magnet is called magnetic meridian। बात समझ में आई है? हाँ जी, मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आया ना बच्चे? ये जैसे हमारे पास ये नॉर्थ साउथ के बीच में जो लाइन थी, मैग्नेटिक लाइन थी बेसिकली नॉर्थ साउथ के बीच में, तो ये जो PQ, ये जो प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है जो इस प्लेन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू पास हो गया। सॉर्टेड है। तो इस इमेजिनरी प्लेन को हम क्या कहते हैं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने को ऑलरेडी पता है क्या होती हैं। इट इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। डन। डाइपोल के बारे में समझ में आता है बच्चे? डाइपोल क्या होता है? जहां दो पोल्स क्रिएट होते हैं, है ना? दो पोल्स होंगे ऑब्वियसली, वो नॉर्थ और साउथ। द मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत अभी तक? अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। Q क्या होती थी? इट इज द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज इंटू 2A इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यहां पर भी सेम है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। वही बचा। तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल m इंटू 2A। कैपिटल M हमारे पास क्या है बच्चा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोल स्ट्रेंथ। और 2L क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस। क्लियर है बच्चा ये वाली बात? समझ में आ गया इसके हिसाब से? डन। सिंपल सा फॉर्मूला साथ में लिखते चलना। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
उसके अंदर भी वो क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और उसकी डायरेक्शन कहाँ आती थी बच्चे, नॉट नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। ये फील्ड लाइंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। डन है। इसकी यूनिट क्या रहेगी बच्चा, जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। सॉर्टेड है। डायमेंशन m0 l2 t0 i। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। अब यहां से जिस वजह से मैंने कहा था कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट के साथ बिल्कुल एज इट इज बनेगा, और जिसको इलेक्ट्रोस्टैट के डेरिवेशंस आते हैं उसके लिए तो ये फिर बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब समझो इसके लिए कैसे बात कर रहे हैं। हमारे पास एक मैग्नेट है और उसके एक्सियल लाइन पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। यहां पर अपने पास एक मैग्नेट है बच्चा, इस मैग्नेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास साउथ पोल आ गया, नॉर्थ पोल आ गया, डिस्टेंस इनके बीच में मान लो 2l आ गया। 2l का मतलब क्या हुआ, यहां से इधर तक l और ये वाला l, ऐसे ही रहेगा। और इस सेंटर पॉइंट से इस किसी पॉइंट पर ये जो एक्सियल लाइन जा रही है, इस पॉइंट पर मुझे इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। तो जहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती थी, हम क्या करते थे, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज वहां अज्यूम करते थे। यहां पर हम क्या मानेंगे कि यूनिपोलर डाइपोल मतलब यूनिपोलर मैग्नेट सॉरी अज्यूम करेंगे उस पॉइंट पर जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी 1। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर मैंने एक इमेजिनरी मैग्नेट जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 है वो रख दिया, तो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, वहां पे भी कोई एक मान लो। अब देखो हम क्या करते थे, हम उसके अंदर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते थे। यहां पर हम इमेजिनरी रखने के लिए क्या रखते हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं, एग्जैक्ट क्लियर आइडिया लग जाएगा तुम्हें। हर बार यही रखेंगे, जैसे वहां यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे उसी तरीके से हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एक सर्टेन डाइपोल मान लेंगे जिसके ऊपर हमेशा क्या मानेंगे, एक जो फोर्स लगेगी, मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो बच्चा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल। इसको ध्यान रखना, ये हम हर बार फिक्स रखेंगे कि जब हम इमेजिनरी चार्ज मतलब इमेजिनरी डाइपोल मान रहे हैं, वहां पे डाइपोल नहीं बेसिकली यूनिपोल या मोनोपोलर मैग्नेट मान रहे हैं जिसका सिंगल पोल है, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए बच्चे, नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जब मैं रख रहा हूँ पी पॉइंट पे, तो ये जो रखा है हमने ये नॉर्थ पोल अज्यूम किया। जैसे हम अपने इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान रहे थे, यहां पर क्या मान रहे हैं, नॉर्थ पोल को। तो अगर हमारे पास यहां पर नॉर्थ पोल है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ क्या करेगा बच्चे, इसे रिपेल करेगा, ये साउथ क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, यही रहेंगी फोर्सेस, है ना। डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ से, अगर मैं सेंटर से इसका डिस्टेंस r मान लेता हूँ, तो इस वाले के लिए डिस्टेंस क्या आया, r प्लस एल। छोटे वाले के लिए डिस्टेंस ये r माइनस एल आया कि नहीं, छोटा डिस्टेंस है जो, है ना। छोटा डिस्टेंस है तो फोर्स ज्यादा होगी, बड़ा डिस्टेंस है तो फोर्स कम होगी। नेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, यही था। ये हम कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली तुम्हें पता है ऑलरेडी ये क्या है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए अगर मैं मान लेता हूँ इसका नाम हमने B1 रख लिया है, इसका नाम हमने B2 रख लिया, तो नेट डाइपोल नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो निकलेगी वो B1 माइनस B2 निकलेगी कि नहीं, यही निकलेगी, है ना। जो रिपल्सिव फोर्स है उसमें से अट्रैक्टिव वाले को माइनस कर देंगे तो इस पे नेट निकल जाएगी। अब B1 और B2 का फॉर्मूला क्या निकलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई नॉर्थ, है ना। नॉर्थ की मैग्नेटिक अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को m मान लेता हूँ, इसकी मैग्नेट ये जो अपने डाइपोल स्ट्रेंथ है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो स्मॉल m उसकी डाइपोल स्ट्रेंथ कितनी है इस नॉर्थ वाले की, 1, है ना। यूनिट मानते हैं हम हमेशा उसको, अपॉन डिस्टेंस कितना लगेगा बच्चे। अगर मैं इस नॉर्थ पोल की वजह से, यहाँ नॉर्थ पोल की वजह से उस पर देखूंगा तो रिपल्सिव फोर्स आ रही है, रिपल्सिव फोर्स के लिए डिस्टेंस कितना आया, r माइनस एल का होल स्क्वायर। डन है, यही निकला बच्चे, इसका नाम हमने B1 रख लिया। और B2 अगर मैं रखूंगा तो क्या निकलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इसकी भी m, उस वाले की 1, डिस्टेंस कितना हुआ r प्लस एल। निकला कि नहीं, दोनों को माइनस कर देते हैं, आंसर निकल आएगा। जब मैं B नेट निकालना चाहता हूं तो B1 माइनस B2 जब मैं करूंगा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m भी बाहर लिया तो क्या बना बचा, 1 बाय r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस एल का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, बिल्कुल एज इट इज डेरिवेशन चल रही है बच्चा जैसे पहले था।
इसमें मैंने डी लिखा हुआ उसी डिस्टेंस को इसमें मैंने आर लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बात है, जिस मर्जी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कर करा के पूरा जिस टाइम पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या निकलेगा, इसके अंदर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे सेम जो पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट वाले में निकला था, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई निकल रहा है यहाँ पे, और जो ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2md बाय डी स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास क्या डी की जगह मैंने आर लिखा है यहाँ पे हर जगह, और हमारे पास क्या बनेगा आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ऐसा कुछ बना के नहीं बचा, क्लियर है ना। एलसीएम लोगे, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो कर करा के ऊपर सिर्फ 2mr बन गया कि नहीं हमारे पास। ये बात समझ में आई है। अब ये 2 कैपिटल एम कहाँ से आ गया, अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास ये क्या बनना चाहिए था बच्चा, 4 स्मॉल एम वाला बनना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, ऐसा कुछ है कि नहीं। एक बारी जब तुम सॉल्व करोगे इसके अंदर सॉल्व करो बच्चा, एक बार साथ साथ पूरा ही कर देते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई स्मॉल एम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl ऐसा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये बना के नहीं बचा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया तो हमारे पास बचा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम 4rl बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा बन रहा है, हाँ जी क्लियर है बच्चा, ये समझ में आया। एक बात बताओ जरा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, m इंटू 2l था कि नहीं। तो यहाँ पर जो ये स्मॉल m इंटू 4 को मैं 2 इंटू 2l लिख लूँ तो कोई दिक्कत, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इस 4 को 2l इंटू 2r ऐसे लिख लेता हूँ तो m टाइम्स 2l, इसको मैं कैपिटल M से चेंज कर दूँ बच्चा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, कैपिटल M से रिप्लेस किया तो कैपिटल M 2mr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बनाइए, सॉर्टेड है बच्चे। अब क्या करेंगे, सिंस r इज इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओनली, वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को मैं सीधा सीधा आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, और ये जो पावर बन रही है पावर 4 बनी तो ये कट के 3 आ गया कि नहीं नीचे, क्लियर है बच्चा। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई है वो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 कैपिटल M बाय आर क्यूब, ये मिल गई, डन, पता चला। ये सेम वैसी ही डेरिवेशन थी जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में करी, क्लियर है। इसके बाद इसी तरीके से हमारी डेरिवेशन आती है बच्चा इक्वेटोरियल की, डन है। मैं इक्वेटोरियल को यहाँ पे पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ, एक बार डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू फिर पता चल जाएगी। जिसको इलेक्ट्रोस्टैट की डेरिवेशन नहीं आती है वो रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, हाँ जी मिलो बच्चा, लिख लो वहां से। अब हमारे पास क्या है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point on the equatorial line of magnet। हाँ जी क्या था बच्चे इसमें, देखो जरा, पहले जैसे हम हर कुछ स्टैंडर्ड करते हैं इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड क्या कर लिया, ये जो है ये 2l आ गया, डन। और यहां से ये एक पॉइंट मान लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। यहाँ पे हमने यूनिपोलर बेसिकली यूनिट स्ट्रेंथ वाला नॉर्थ पोल अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है साउथ पोल, इधर है हमारे पास नॉर्थ पोल इसका, तो ये क्या करेगा यहाँ से ये इसे रिपेल करेगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको d मान लो r मान लो, वो तुम्हारी मर्जी है, मैंने पिछली बार r माना था इसमें d लिख रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक रख लेना, ठीक है। यहां से ये इसे रिपल्सिव फोर्स देगा कि नहीं बच्चा इधर को, और ये वाला जो साउथ है ये क्या करेगा इसे अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, एंगल सेम रहेगा, थीटा पे आ गया। तो यहां से अगर मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करूं तो एक ऊपर की साइड और एक इस साइड में आया कि नहीं। अगर मैं इससे मिलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है
उसका नाम अगर मैं B1 रख रहा हूं तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। यहाँ अगर हमारे पास थीटा है तो यहाँ भी थीटा रहेगा, तो ये निकला B1 साइन थीटा और B1 कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है। जो दूसरे वाला है वो क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल और नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा इसको हम B2 लिख लेते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से यहाँ भी थीटा, तो ये वाला हमारा कंपोनेंट आया B2 कॉस थीटा और ये आया B2 साइन थीटा। किसी बच्चे को इनमें दिक्कत? ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चे, जिस टाइम पे मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले डिस्टेंस की, तो ये पाइथागोरस लग के एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट आ गया दोनों ही केसेस में। डन है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या निकलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल m बाय एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर होएगा, तो रूट कट गया। किसी को दिक्कत? तो इससे B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एंगल सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, ये तो बिल्कुल इक्वल हो गए, बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट हो गई कि नहीं? खत्म। नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकला? सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, B इज इक्वल टू 2B cos थीटा। किसी को दिक्कत है इसमें? B की वैल्यू हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और cos थीटा क्या होगा बच्चे? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे? L, हाइपोटेन्यूज है आर स्क्वायर प्लस, ये मैंने डी रखा हुआ था तो सॉरी, डी डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। ये बना कि नहीं? बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। अब कहानी क्या होगी फिर? वही L इज एक्सट्रीमली लार्जर देन D, है ना? नहीं, D इज एक्सट्रीमली लार्जर देन L, तो D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली D स्क्वायर लिख सकता हूँ। बना? तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया, 2 म्यू नॉट बाय, या 2 को बाद में यूज करेंगे, बाय 4 पाई 2ml, ये स्मॉल m चल रहा है बच्चा, अपॉन L स्क्वायर की पार इनसे क्या बना, 3/2, है ना? L स्क्वायर की पार 3/2, ये 2 से 2 कट गया। किसी बच्चे को दिक्कत? 2ml क्या बन गया, ये पूरा हमारे पास बन गया कैपिटल M, म्यू नॉट बाय 4 पाई L क्यूब, है ना? SL कह रहा हूँ, सॉरी, D क्यूब और यहाँ पे कैपिटल M। ये बना कि नहीं? ठीक है, कर लोगे? इसको ना मतलब एज इट इज कॉपी करने में मेहनत मत करो बच्चे। जिसको ये नहीं आती है मतलब इलेक्ट्रोस्टैट भी वीक है तुम्हारा, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। पूरी यूनिट के अंदर हमने उसमें मेन डेरिवेशंस को एक एक करके किया था, बहुत स्लो किया था। इसमें तो भगा रहा हूँ मैं बस चीज़ों को। समझ में आया? ये नोट्स के अंदर भी एज इट इज लिखा हुआ यही सब है यहाँ पे, है ना? और इनका जो रिलेशन है एक्सियल और इक्वेटोरियल का, वो भी साफ दिख रहा है कि ट्वाइस ऑफ B आ रहा है ना? जो एक्सियल लाइन थी वो 2m आ रहा था यहाँ पे, इक्वेटोरियल में हमारा सिंपल m आया, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डबल का फर्क आ गया। अब आता है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखो, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल में हमारे पास क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था अभी जब शुरू किया था टॉपिक, मैंने तब भी बताया था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर वो करंट फ्लो है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है तो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से एक साइड में नॉर्थ और एक साइड में साउथ पोल बनेगा। हमें पता है जिसकी रेफरेंस से अगर करंट क्लॉकवाइज घूमती दिखती है तो वो साउथ पोल बन रहा है। ये जो फेस है साउथ बन गया मेरी तरफ, और तुम्हारी तरफ तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमता दिख रहा होगा तो वो नॉर्थ बन गया तुम्हारी तरफ, तो वो डाइपोल बना कि नहीं? समझ में आई? तो यहाँ पर अपर फेस जो है वो नॉर्थ पोल बन रहा है, नीचे वाला फेस हमारा साउथ पोल बन रहा है। क्लियर है? एक लूप के अंदर से अगर करंट घूम रही है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लूप। दोनों को इकट्ठा किया और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया k, जिसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट होगी। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएंगे तो m इज इक्वल टू NIA, ये यहाँ से आया है। ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक के अंदर भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को NIA यूज किया था। समझ में आया? कहाँ से था?
क्लियर है बच्चा, सिंपल है, इस वाले फॉर्मूला को लिख लो। फिर हमारे पास है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो सोलिनॉइड है और बार मैग्नेट है वो दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं, बिल्कुल एक ही तरीके की स्ट्रेंथ पोजेस करेंगे। उसको हम प्रूफ कैसे करें? उसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक सोलिनॉइड अज्यूम कर लेते हैं बच्चे। let us find axial field of a finite solenoid carrying current। अब a क्या आ गया है, रेडियस ऑफ सोलिनॉइड, 2l आ गया है लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, i स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सोलिनॉइड। डन है बच्चा, ये पता चला। अब हमने किया क्या, ये देखो, ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? ये हमने एक सोलिनॉइड अज्यूम किया हुआ, इसके अंदर से काफी सारे कंडक्टर्स हैं जो ऐसे करके घूम के जा रहे थे। हमारे पास हर उसमें से ओवरऑल करंट जो जा रही है वो आई जा रही है। ए जो आ गया है इस सोलिनॉइड का रेडियस आ गया, 2l इसकी लेंथ थी तो l इधर और l इधर आ गया। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट माना है P, ये इस की एक्सियल लाइन पे पॉइंट P लाई कर रहा है। मैं यहां पर डाइपोल स्ट्रेंथ निकालने वाला हूं, मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालने वाला हूं। उसके लिए मैंने यहाँ बीच में एक पतली सी स्ट्रिप अज्यूम कर ली। पूरा जो सोलिनॉइड होगा ये, जैसे ये पूरा सोलिनॉइड है, इस पूरे सोलिनॉइड के बीच में मैंने ऐसे करके एक पतली सी स्ट्रिप जो थी हमारे पास, ये रिंग की तरह अज्यूम कर लिया। ये समझ में आया बच्चे? तो इस तरीके से मैंने एक रिंग अज्यूम करी है सिंपल बीच में, जिसका एरिया कितना है, dx। ठीक है, इस रिंग का सोलिनॉइड के बीच में है जो, उसका एरिया कितना आ गया, स्मॉल एरिया जो लिया हमने dx ले लिया, और सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, x। अब अगर मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं तो मैं इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल दूं और मैं इसके dx वाली लेंथ को, जो बीच वाला जो उसका एरिया होगा वो वाला, उसको ओवरऑल इंटीग्रेट कर दूं 0 to l के बीच में, मेरे पास टोटल के लिए वैल्यू निकल आएगी कि नहीं? लॉजिक समझ में आ रहा है मैं करने क्या वाला हूं? तो यहां पर पहला तो ये क्लियर है बच्चा सबको, ये जो डिस्टेंस है r और r माइनस एक्स, ये पता चल रहा है सबको। r कौन सा डिस्टेंस है बच्चा, जो सेंटर से था, और इस जो हमने ये अभी अज्यूम करी है ये जैसे रिंग टाइप का, उससे जो डिस्टेंस है वो आ गया r माइनस एक्स। सॉर्टेड है सबको ये वाला, है ना, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हमारे पास है क्या, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ विथ dx of solenoid at a distance x from O, number of turns in the element n times dx। स्मॉल n क्या है बच्चा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको मैंने dx के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। अब मैग्नेटिक फील्ड एट p ड्यू टू एलिमेंट dv, इसका हमारे पास, हमने याद है तुम्हें पिछले चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एक सर्कुलर रिंग की वजह से उसके एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी, तो वैसा ही केस बन गया। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो dB है उस पॉइंट पे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू दी पावर 3/2। ये आया कि नहीं? वहीं से ये फॉर्मूला आया था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर r एक्सट्रीमली ग्रेटर देन a है, r ग्रेटर देन x है, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली मिला जुला के सारे को r स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर कट के ये हमारे पास ओवरऑल r क्यूब बचेगा कि नहीं, है ना? यहाँ पे हमारे पास ये ओवरऑल क्या बचेगा, r क्यूब की वैल्यू लिख सकता हूँ इसे घुमा फिरा के। अब ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे लिख दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया है, dB इज इक्वल टू म्यू आई ए स्क्वायर एन डी एक्स बाय 2r क्यूब। डन। अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूं, x इज इक्वल टू माइनस एल से प्लस एल तक इंटीग्रेट कर दिया। अब माइनस एल से प्लस एल क्यों लिया, जब मैं तुम्हें बोल रहा था कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से l के बीच में तो इतने हिस्से के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो पीछे वाले का क्या करें? तो सिंस वो रेफरेंस पॉइंट हम ओरिजिन से ले रहे हैं, इस पॉइंट से ले रहे हैं, तो उसको माइनस एल और इसको प्लस एल लेके इंटीग्रेट कर दे। समझ में आया? हाँ जी, ये ट्वाइस कर दो, बात तो वही है, या तो ट्वाइस कर दो 0 to l लेके, या माइनस एल टू प्लस एल कर दो। सॉर्टेड है। तो इसके अंदर हमने माइनस एल टू प्लस एल लेके इंटीग्रेट किया। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब सब कांस्टेंट थे, सब कांस्टेंट थे। dx का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, x, इसकी वैल्यू l और माइनस l हमने सब्स्टिट्यूट करी, तो ओवरऑल सॉल्व करके हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो a है, a क्या होता है बच्चा, एरिया था,
उस एरिया की वैल्यू हमने पाई आर स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट, एरिया नहीं सॉरी, ए हमारे पास रेडियस था और हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2n टाइम्स 2l आई पाई ए स्क्वायर बाय आर क्यूब। ये कहाँ से आया? जो हमारे पास म्यू नॉट था बच्चे, यहाँ पे देखो मैंने इसको क्या किया, म्यू नॉट बाय 4 पाई से मल्टीप्लाई और 4 पाई से डिवाइड किया, 4 पाई से मल्टीप्लाई और 4 पाई से डिवाइड कर दिया, और ये जो पाई है इसको मैंने पाई ए स्क्वायर के साथ लिख दिया ताकि वो क्या बन जाए हमारे पास एरिया। क्लियर है बच्चे? ये तो ये समझ में आ गया बच्चे? ये जो हमने एरिया बना लिया अब उसे तो मैं घुमा फिरा के अब देखो अब क्या कर रहा हूं, इन चीजों को अलग से लिखना शुरू करें। पाई ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई हमारे पास ऑलरेडी क्या थी, करंट। 2l हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ। अगर मैं उसको n से मल्टीप्लाई करूंगा, n क्या है बच्चा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू टोटल लेंथ कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए कि नहीं, ये मेरे पास आ गया है ना। तो ओवरऑल मिला जुला के मेरे पास ये सारी वैल्यू जो आई है वो कैपिटल M के इक्वल आ गई। कैपिटल M होता क्या था, यही था ना, I A और N I A था, तो N आ गया कैपिटल, ये I आ गया, ये A आ गया, तो मैंने उसको कैपिटल M से सारी इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। डन है, पता चला। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। अब अगर किसी को लग रहा है इसमें फिर मैग्नेट कहां से आया, क्योंकि हमें सोलेनॉइड को बार मैग्नेट की तरह प्रूफ करना था, तो याद करो बार मैग्नेट के लिए अभी हमने 2 मिनट पहले ही एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी और उसकी सेम वैल्यू आई थी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट ही है। क्लियर है, ये समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, अब आता है टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी सेम वही अपना इलेक्ट्रोस्टैट एज इट इज। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, हम जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, एक डाइपोल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगी थी जो कि ओवरऑल एक कपल क्रिएट करके उसके ऊपर टॉर्क बना रही थी। यहां पर भी सेम इसी तरीके से है, हमारे पास क्या है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल है, बीच में हमने रखा मैग्नेट, तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो फोर्स होगी वो क्या होगी, स्मॉल m इंटू बी। वहां पे क्या होती थी, QE, Q क्या होता था हमारा, चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ क्या होगा, Q को रिप्लेस करेगा बच्चा जो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, और ये B उसकी मैग्नेटिक फील्ड। डन है, MB आ गया। इस फोर्स के साथ ये उधर अट्रैक्ट होगा, ये उधर अट्रैक्ट होगा, तो ये दोनों कपल क्रिएट हुए कि नहीं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बनी, इक्वल एंड अपोजिट बनी तो कपल क्रिएट हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, ये घूम जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क के लिए, है ना, वहां पे PE sin थीटा होता था, यहाँ पे हमारे पास M sin थीटा निकल जाएगा। हाँ, P नहीं, B, MB sin थीटा, हाँ वही मेरे को P बोल रहे हैं, वही MB sin थीटा हो जाएगा, है ना। वहां पे PE sin थीटा निकाल रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हुए, यहाँ पे हमारे पास क्या लगे, MB sin थीटा हो गया, M क्रॉस B बना। किसी को इसमें दिक्कत बच्चा, इंपॉर्टेंट है, देखो तुम ये नहीं जज कर सकते हो कि आएगी कि नहीं। मेरे से कोई पूछे मैं तो या तो इलेक्ट्रोस्टैट में से दूंगा या इसमें से, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट को छोड़ के इसके दे दूंगा तो क्या हो गया, मतलब समझ रहे हो। तो ये छोड़ना नहीं है, मैं इतना ऊपर ऊपर से कैजुअली क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैट की डेरिवेशंस बहुत स्लोली एक एक दिन में एक एक दो डेरिवेशन करके बहुत टाइम लेके कराया हुआ है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उतना तो तुम्हें याद होगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट की डेरिवेशन सबको आती होंगी, तो उसके बाद ये कुछ नया नहीं हो रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, टर्म्स को बदल रहे हैं, Q की जगह M लिख रहे हैं, है ना, E की जगह B लिख रहे हैं, बाकी सारा कुछ कंसेप्ट सेम चल रहा है। डन है बच्चे, टॉर्क निकल जाएगा। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ कंपास नीडल, इसको कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बन रहा है अपने आप में। हमारे पास अगर मुझे एक कंपास नीडल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, वैसे अगर इन जनरल बात करें तो कंपास होता क्या है, खुद भी तो एक मैग्नेट है, मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क आएगा उसके ऊपर, किसी एंगल पे अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो जो हमने ऊपर वाली डेरिवेशन करी उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट बन रहा है ये, बट ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे देंगे तो इसलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तुम्हें आइडिया होना चाहिए। अ स्मॉल कंपास नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट M held at an angle of theta with magnetic field B. Now torque on the needle, torque का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया बच्चे, MB sin थीटा,
इट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन इट ट्राइज टू अलाइन द कंपास अलोंग मैग्नेटिक फील्ड भी। यही होएगा। अगर मैं किसी भी कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो वो कोशिश क्या कर रहा होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन करने की। अगर मैं बोल रहा हूं कि इनिशियली वो थीटा एंगल पे है, तो इसके अंदर ये जो कंपास है एक रीस्टोरिंग फोर्स की तरह उस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फोर्स आएगी जो उसे वापस से मैग्नेटिक फील्ड, अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाकर रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगी बच्चे, इट विल ट्राई टू अलाइन द कंपास विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यही करेगी। अब जो टॉर्क होता है इट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई हमारे पास क्या बचा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पता है, टॉर्क आई अल्फा हमने +1 में पढ़ा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर्स में, है ना। याद करो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब हम रोटेशन मोशन में हम पढ़ रहे थे, फोर्स को एंगुलर फोर्स की भाषा में लिखते हुए टॉर्क लिखते हैं, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था, याद है, और एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास अल्फा आता था। ऐसा ही था कुछ, हाँ जी, था कि नहीं। ये तो इसके अंदर जब हमने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास आया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बट टॉर्क की वैल्यू एम बी थीटा भी होगी, है ना, हमने अभी निकाला था। इसमें देखो एम बी थीटा नहीं था, हमने एम बी साइन थीटा लिखा था। बट अगर मैं उस थीटा को बहुत स्मॉल वैल्यू की तरह कंसीडर करूं तो साइन थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं, इसलिए मैंने वहां थीटा से रिप्लेस किया उसे। तो एम बी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, नेगेटिव साइन इज फॉर रिस्टोरिंग, तो अल्फा की वैल्यू माइनस एम बी थीटा बाई आई, आई की नहीं, और वी कैन, एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, वी कैन राइट इट एज अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सीधा सा। t इज इक्वल टू 2 पाई थीटा बाई अल्फा, ये क्या होता था हमारे पास बच्चे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई थीटा बाई अल्फा, ये हमने एसएचएम वाले चैप्टर के अंदर किया था +1। तो t इज इक्वल टू 2 पाई आई बाई एम बी हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, यहां से b की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम टी स्क्वायर की टर्म में निकल गया, क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई उस पॉइंट, ये समझ में आ गया बच्चे सबको, क्लियर है। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम कहानी, हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डायपोल का निकल जाएगा। अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या, एम बी साइन थीटा। अगर मैं उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, क्या है, एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, तो उसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेटिंग फोर्स है तो टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एम पी साइन थीटा डी थीटा, डन। अब ये क्या करेगा, टोटल वर्क डन निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं θ1 से θ2 के बीच में, एम बी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट किया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, और वही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर सेम आंसर, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आया था, सेम हमारा आंसर आ गया। फर्क क्या आया, m की जगह हमारे पास हमने p लिखा था, b की जगह हमने e लिखा था, बाकी सारी कहानी सेम थी, स्पेशल केसेस भी सेम है। अगर θ1 की वैल्यू 90 होगी तो θ2 को मैं थीटा पुट कर दूंगा, तो एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90 0, तो पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली मैं m डॉट बी जो p डॉट e निकाला था वो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में उसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है बच्चा, ये डन। पर्टिकुलर केसेस वही थीटा की वैल्यू 90 एंड वो, ये सब कर सकते हो बच्चे, किसी को इसमें परेशानी तो नहीं। बस इतना ध्यान रखना है, जिस टाइम पे थीटा की वैल्यू 0 है मैग्नेटिक डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब 180 है तो उस वक्त दिस पोजीशन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। डन, हाँ जी, थीटा, सिंपल थीटा बेटा, जो हमने इसके केस में निकाला था जब ये फॉर्मूला डिराइव किया इस वाले के लिए, हाँ उसकी वैल्यू। डन है बच्चा, सुनो बच्चे, बस अब हमारे पास आता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में क्या रहेगा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। सीधा आंसर, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, वो क्या रहेगा, 0। इलेक्ट्रिक
फील्ड के हिसाब से E डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पर सीधा 0 आ जाएगा। एप्सिलॉन होएगा ही नहीं इसमें, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर था बेटा। मैग्नेटिक वाले में तो बी डॉट डी एस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज लूप के थ्रू क्या हुआ, 0 क्लोज सरफेस। क्लियर है ये? डन। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चा, मैग्नेटिक एलिमेंट। अब यहां से हम कुछ ऐसा शुरू करेंगे जिसका इलेक्ट्रोस्टैट से लेना देना नहीं। अब हमारा चैप्टर एक तरह से नए सिरे से अब शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पिछला सब कुछ एज इट इज रेप्लिका था इलेक्ट्रोस्टैट का। अब यहां से हमारे पास कुछ नई टर्म्स आएंगी, तो बच्चे थोड़ा एक्टिव रहना, इन्वॉल्व रहना भी सारे साथ में। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे है ना लिखा हुआ मैग्नेटिक एलिमेंट। तो मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एट अ प्लेस आर क्वांटिटीज व्हिच डिस्क्राइब completely in magnitude as well as in direction the magnetic field of earth at that place। वो चीजें जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ को एक सर्टेन पॉइंट पे एक्सप्लेन कर देंगे, उन चीजों को, उन सर्टेन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट में सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, दैट इज थीटा। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है? अ स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट दैट प्लेस। ये कहां से देखोगे? अगर इसको तुम इमेजिन करने की कोशिश करो तो देखो, अगर मैं किसी मैग्नेट को सीधा लटका देता हूं, सीधा कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज सीधी है जब अर्थ के सरफेस के साथ, फ्लैट के साथ सीधी है, लेकिन वो मैग्नेट कभी सीधा नहीं रहता, वो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ज्योग्राफिक मेरिडियन के अकॉर्डिंगली प्लेन ऐसा है, मैग्नेटिक ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक ऐसा है। समझ रहे हो? अर्थ का जो, अगर मैं अर्थ को मान लो इस काम करते हैं, बॉल की तरह ही ट्रीट करते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, तो इसका जो फ्लैट अगर मैं बीचों बीचों से काट दूं तो हम कहते हैं जो इक्वेटर की लाइन जाती है वो बिल्कुल फ्लैट जा रही है, ऐसे सीधी है ना, इसके बीच में जाएगी। लेकिन जो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला बनेगा वो थोड़ा सा एंगल पे बनेगा। जो मैग्नेट के लिए अगर मैं इक्वेटर इमेजिन कर लूं कि मैग्नेट के लिए इक्वेटर बनेगा, वो किसी एंगल पे बनेगा। समझ रहे हो? तो जो मैग्नेट है वो तो मैग्नेटिक इक्वेटर के हिसाब से, मैग्नेटिक प्लेन के हिसाब से खुद को अलाइन करेगा, और जो हम जिस प्लेन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट इक्वेटर के हिसाब से हम बात करें, उस जो बीच में प्लेन बनता है। समझ में आया? तो वो जो उनके बीच में एंगल आ रहा है वो क्या है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ गई है बच्चों? क्लियर है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन at a place is the angle between the magnetic meridian and the meridian, geographic meridian at that point। समझ में आ गया? नहीं? देखो हमारे पास, जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से सुनो बच्चा, हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे पास मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अगर मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात करूं तो इसके बीच में एक जो फ्लैट इस टाइप से ये सरफेस बनेगा, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन आ गया। लेकिन जो मैग्नेटिक मेरिडियन आएगा, अब अगर मैं हवा में कोई एक चीज लटका देता हूँ, मान लो ऐसे करके एक चीज हवा में लटकाता हूँ, ऐसे बांधी हुई है, तो वो बिल्कुल इस प्लेन के हिसाब से अगर वो है तो हम क्या कहते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल लेवल पे है, ऐसे ही मानेंगे। लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा होता है बेचारा, किसी एंगल पे आएगा। तो इन दो के बीच में जो ये एंगल बना है, ये थीटा बना के नहीं। तो अगर अब मैं यहाँ पे एक मैग्नेट को लटका दूंगा तो मैग्नेट ऐसे नहीं लटकेगा, मैग्नेट अपने आप को उस मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से बैलेंस मैनेज करेगा। जबकि हाँ जी, मैग्नेट क्यों करता है? मैग्नेट अपने आप को क्यों अलाइन करता है? अभी सारा चैप्टर हो गया, मुबारक हो। सीता कौन था? एंगल पे क्यों करता है? वो एंगल पे नहीं कर रहा है, मतलब जिसको सीता कौन था समझ नहीं आया, घर जाके सोच लेना। वो क्या, वो कौन था ही लेवल का डाउट है ना। अब उसमें पूरा चैप्टर होने के बाद आप पूछ रहे हैं मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन क्यों करता है? मैग्नेट एंगल पे नहीं कर रहा है। यही तो गेम है यहाँ पे कि वो अपने आप को इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अलाइन कर रहा है। एंगल पे तो हमें दिख रहा है ना, क्योंकि हम ज्योग्राफिक मेरिडियन के हिसाब से इमेजिन कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर ये चीज जो है ये इसके हिसाब से अलाइन हो रही है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन उसके हिसाब से वो बिल्कुल सीधी है, लेकिन हम ऐसे खड़े, हम इस सरफेस के हिसाब से इमेजिन कर रहे हैं जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो हमें वो किसी एंगल पे दिख रहा है, इसलिए वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन से उसका नाम रख लिया, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है जो।
क्लियर है ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो ये किन के बीच में है, दो मेरिडियंस के बीच में। क्लियर है बच्चा? हाँ जी, ये समझ में आ गया। अब इसको हम इस तरीके से जो बना रहे हैं, ये क्या है, वही दो मेरिडियंस को बनाने की कोशिश करी गई है। अगर मैं बुक को ऐसे खोल देता हूँ, बुक को मैं इस तरीके से खोल देता हूँ, तो किसी एंगल पे आएंगे, एग्जैक्टली वो ऐसे खुल के ये बना के नहीं बचा, तो वो एंगल जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या बन रहा है, ये थीटा आ रहा है इनके बीच में। डन है, समझ में आ गया। अब इसमें जो एक ये ब्लैक वाला पार्ट है, ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो हमारा ये पर्पल वाली जो शेल्फ की तरह ये ऊपर की तरफ बुक का पेज खुला हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। डन, क्लियर बात है। अब ये जो मैग्नेट है, ये खुद को अलाइन करेगा मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से, और यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये कितने एंगल पे है, डेल्टा के साथ। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये हमारे पास आते हैं बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ये भी हमारे मैग्नेटिक एलिमेंट्स का ही पार्ट, अभी पता चल जाएगा। पहले मैग्नेटिक डिप की बात करते हैं। मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन डेल्टा, जो ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक डिप एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल विद विच द डायरेक्शन ऑफ total strength of earth magnetic field make with horizontal line in the magnetic meridian। क्लियर है, डेफिनेशन है सीधा सीधा, क्या है ये, मैग्नेटिक डिप एट अ प्लेस, magnetic dip at a place is defined as the angle which the direction of total strength of earth magnetic field makes with the horizontal line in magnetic meridian। मान लो ये एक horizontal line है मैग्नेटिक मेरिडियन में, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन किसी एंगल पे होगा, इसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। क्या वो हमारे ज्योग्राफिक प्लेन के साथ मान सकते हैं वो क्यों मान सकते हैं, किस तरीके से बोल रहे कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही ज्योग्राफिक मेरिडियन को अगर रिप्रेजेंट करती, तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे और वो एंगल आएगा, तो ऑलमोस्ट वो सिमिलर चीजें बात हो रही है। लेकिन वो प्लेन में एक्चुअली ना हम इसको 2D में इमेजिन कर रहे हैं, तो वहां हमारे लिए विजुलाइज करना मुश्किल है। पेपर में तुमसे जो पूछा जाएगा वो डेफिनेशन के हिसाब से पूछा जाएगा, तो बहुत ज्यादा विजुलाइज करके या प्रैक्टिकली दिखाना नहीं है, डेफिनेशन एज इट इज चाहिए, तो इसको अपने तरीके से मत लिखना, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है बच्चा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड in the horizontal direction in the magnetic meridian। यहाँ दिख रहा है साफ ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया इसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, और ये जो नीचे की तरफ आएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। डन। यहाँ पे ए के इस डायग्राम के अंदर ध्यान देना बच्चा, ये जो ए से लेकर के तक का पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ए एल वो एच से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ए एल दिख रहा है सबको, ये वाला जो हाईलाइट करके हमने दिखाया था शुरू में, ये अपना ए एल आ गया, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ए एम है जो वी से रिप्रेजेंट कर रहा है आर साइन डेल्टा टी, ये वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन है, ये बात समझ में आ गई बच्चे यहाँ तक। अब एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, क्या करा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया। ये जो दो हमारे पास ये वैल्यूज थी, इनको मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास सीधा सीधा क्या आ गई बच्चा, आर स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के इक्वल आ गई कि नहीं, आर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और आर बाय आर साइन डेल्टा बाय आर कॉस डेल्टा वी बाई एच के इक्वल, टेन डेल्टा इज इक्वल टू वी बाई एच। निकला कि नहीं है, सिंपल चीजें हैं। डेल्टा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एच की वैल्यू आर कॉस डेल्टा 0 हो जाएगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एच की वैल्यू क्या होती है, 3.2 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -5 एस का। अगर डेल्टा में 0 डाल देता हूं तो एच और आर हमारे इक्वल हो जाते हैं, जो कि मैक्सिमम रहेगा। सॉर्टेड। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बच्चा, the point where net magnetic field due to magnet and the magnetic field due to earth is 0 is called neutral point। मतलब मान लो मैं यहाँ पे एक मैग्नेट लटका देता हूँ,
अब वहां से यहाँ पे मान लेते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन अर्थ की भी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी। उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है बच्चा ये? फिर आता है टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ ये वैसे शायद सिलेबस में नहीं है, अभी कर लेते हैं, एक बार सिलेबस क्रॉस चेक कर लेना बाकी जो है कि नहीं है, बट कॉम्पिटेटिव के हिसाब से होगा, अदरवाइज नहीं था, ये लास्ट टाइम सीबीएसई के सिलेबस से हट गया था। टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या रहता है बच्चे? अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ F and H acting at 90 degree to each other, magnet come to rest making an angle theta with the direction of H such that F is equal to H tan theta या tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एच। सिंपल कहानी है। क्या बोला है बच्चे? इन्होंने बोला है कि दो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे, और इनके बीच में अगर मैं एक मैग्नेट को लटकाऊंगा और वो किसी थीटा एंगल पे अगर लटक गया है, तो tan थीटा की वैल्यू एफ बाई एच के इक्वल होनी चाहिए। एफ क्या है? एक डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड, एच क्या है? परपेंडिकुलर वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट किसी थीटा एंगल पे अलाइंड हो गया एच के साथ, तो यहाँ पे अगर तुम tan थीटा भी लोगे तो क्या आएगा बच्चा? परपेंडिकुलर बाय बेस एफ बाई एच, वही लिखा होगा। समझ में आई? ये हमारे पास टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म होता है कि अगर दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में मैं मैग्नेट को लटका दूंगा तो वो एक थीटा एंगल पे खुद को अलाइन करेगा, और tan थीटा विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स। डन है? m की वैल्यू क्या होती है बच्चे? m इंटू 2l, मूवमेंट ऑफ कपल ड्यू टू h, टॉर्क 1 इज इक्वल टू mh इंटू s से। ये हम क्या बात कर रहे हैं? जिस टाइम पे जो मैग्नेट है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी एक, उसकी वजह से H वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्या फॉर्मूला था बच्चा? mh ऐसे क्या था हमारे पास? बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। तो ये हमारे पास जो ये बन रही है, ऐसे हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये mh इधर mh इधर, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया। और अगर मैं F वाले के हिसाब से फोर्स लगाऊंगा तो क्या निकलेगी हमारे पास? इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला निकल आएगा। डन। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेट रिजल्टेंट जीरो होता है, रेस्ट पे रहेगा। तो वो इसी करके थीटा एंगल पे आके रुक गया है। टॉक 1 और टॉक 2 इक्वल रहेंगे और हमारे पास जो निकलेगा नेट F इज इक्वल टू H tan थीटा के टर्म्स में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है? डन है बच्चा? डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला वाइज तुम्हें कंसेप्ट वाइज पता होना चाहिए इसका। डन बच्चे? ये समझ में आ गया? इसके बाद हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।